चाहे आप एक शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं या फिर बिना शादी के ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आगे उससे शादी करना चाहते हैं और अपने रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में मिठास भरी हो और जीवन भर आप खुशहाल होकर खुशियों के साथ अपने पार्टनर के साथ रहे। तो फिर ये कहानी आपके लिए है। जयपुर की एक अनोखी कहानी है। जयपुर राजस्थान का वो शहर जो अपनी रंग बिरंगी संस्कृति, ऐतिहासिक किलों और गुलाबी रंग की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर की गलियों और हाईवे के किनारे बसे घरों में कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी है जो सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और साथ ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की छोटी छोटी गलतियां कैसे उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। आप बस एक लाइक कर दीजिए, मुझे भी खुशी मिलेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले कहानी में जो किरदार है उनको समझ लेते हैं ताकि आपको पूरे कहानी समझने में आसान होगी। आदित्य शर्मा 22 साल का एक मेडिकल छात्र जो जयपुर के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है। देखने में आकर्षक, मेहनती और अपने परिवार से गहरा लगाव रखने वाला युवा है। दूसरा किरदार है काव्या मेहरा, 38 साल की एक खूबसूरत और रहस्यमय महिला है जो जयपुर के हाईवे के किनारे एक छोटे से घर में अकेले रहती है। उसके पति भारतीय सेना में है और महीनों घर से दूर रहते हैं। एक और किरदार है निर्मल शर्मा, आदित्य का पिता, जो जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं। एक साधारण किसान है जो अपने बेटे की पढ़ाई पर गर्व करता है। तीसरा किरदार है कैप्टन राघव मेहरा, काव्या का पति, जो सेना में एक उच्च पद पर है। वो अपनी ड्यूटी के कारण साल में 1 या 2 बार ही घर पर आ पाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तब ये कहानी आपको समझ में आएगा और महसूस करिएगा। फिर आप खुद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जयपुर का मानसून अपने पूरे शबाब पर था। आसमान से पानी की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी और हवा में ठंड की सिहरन थी। आदित्य अपनी काले रंग की पल्सर बाइक पर सवार होकर जयपुर दिल्ली हाईवे से अपने मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहा था। वो अपने गांव खिजरौली से अपने हॉस्टल लौट रहा था जहां वो अपने माता पिता से मिलने गया था। आदित्य को बारिश में बाइक चलाने की आदत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज बारिश इतनी तेज थी कि उसका हेलमेट भी पानी से तरबतर हो चुका था। बिना रुके लगातार बारिश हो रही थी। उसकी जीन्स और शर्ट पूरी तरह से भीग गए थे और ठंड से उसका शरीर कांपने लगा था। इतनी मुश्किल के बावजूद भी वह बाइक चलाता रहा, लेकिन ठंड के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसे हाईवे के किनारे रुकना पड़ा। उसे हाईवे के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसके बरामदे में बारिश से बचने की गुंजाइश थी। आदित्य ने अपनी बाइक साइड में लगाई और बरामदे की छत के नीचे खड़ा हो गया। तभी घर के अंदर से एक मधुर आवाज आई, बाहर ठंड है, बाइक अंदर लगा लो और घर में आ जाओ। आदित्य थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बारिश की मार और ठंड ने उसे मजबूर कर दिया। उसने बाइक को घर के आंगन में खड़ा किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। घर के अंदर कदम रखते ही आदित्य की नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वह काव्या थी, जिसकी उम्र 35 से 40 के बीच रही होगी। उसने सलवार कमीज पहनी थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने आदित्य को कुर्सी पर बैठने को कहा और एक साफ तौलिया लाकर उसे दिया। पहले अपने कपड़े पोंछ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, काव्या ने कहा। आदित्य ने तौलिया लिया और अपने बालों और चेहरे को सुखाने लगा। उसकी कांपती आवाज से काव्या को अंदाज हो गया कि वह ठंड से परेशान है। कुछ देर बाद बारिश थम गई। आदित्य ने जाने की बात कही, लेकिन काव्या ने उसे रोका। बोली, रात के 8 बज चुके हैं, इस ठंड में अब कहां जाओगे, मत जाओ।
मेरे घर में कुछ जगह है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। आदित्य को थोड़ा डर लगा। आखिर वो किसी अनजान के घर में कैसे रुक सकता था? ऐसे भी उस खूबसूरत औरत के अलावे उस घर में और कोई सदस्य नजर नहीं आ रहे थे। इसीलिए आदित्य को वहां रुकने में बहुत झिझक हो रही थी। लेकिन काव्या की जिद और उसकी मेहमानबाजी ने उसे मना लिया। काव्या ने अपने पति की एक साफ शर्ट और तौलिए लाकर आदित्य को दे दी और कहा, इसे पहन लो, तुम्हारे कपड़े तो गीले हैं। रात के 9:30 बज चुके थे। काव्या ने आदित्य के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार किया। उसने दाल, सब्जी, चपाती और एक कटोरी खीर परोसी। आदित्य ने पहले खाने से इनकार किया, लेकिन काव्या के आग्रह पर वह मान गया। खाने के दौरान दोनों में बातचीत शुरू हुई। काव्या ने आदित्य से उसके बारे में जानना चाही। पूछने लगी कि वह कहाँ से है, वो क्या करता है, उसका परिवार कैसा है। ये सारी जानकारी वो लेना चाहिए। इसलिए उसने आदित्य से कई सवाल किए। आदित्य ने बताया कि वह जयपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है और अपने गांव से हर 2 महीने में परिवार से मिलने के लिए आता जाता रहता है। काव्या उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित हुई। उसने बताया कि उसके पति सेना में हैं और वह अकेले इस घर में रहती है। उसकी सास उस दिन अपने मायके गई थी, इसलिए घर में कोई और नहीं था। खाना खाने के बाद काव्या ने आदित्य को अपने बेडरूम के पलंग पर सोने को कहा। मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगी, उसने कहा। लेकिन आदित्य ने इसका विरोध किया। नहीं नहीं आंटी, मैं ही नीचे सो लूंगा। काव्या ने हंसते हुए कहा, आंटी मत बुलाओ और तुम मेरे मेहमान हो, पलंग पर सो जाओ। आखिरकार आदित्य को पलंग पर सोना पड़ा। आदित्य को काव्या से बात करने में थोड़ा संकोच हो रहा था। वह उसका सम्मान करता था, लेकिन कहीं न कहीं उसे काव्या की खुली बातें और उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। रात के 11 बजे तक वह गहरी नींद में सो गया, लेकिन रात के 2 बजे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि काव्या उसी पलंग पर लेटी हुई है। उसका मुंह दूसरी ओर है। आदित्य घबरा गया। उसने खुद को पलंग के एक कोने में सिमटा लिया और फिर से सोने की कोशिश की। सुबह 6 बजे आदित्य की आंख खुली। उसने देखा कि काव्या किचन में चाय बना रही है। वह जल्दी से तैयार हुआ और जाने की बात कही। काव्या ने उसे चाय पीने को कहा और हंसते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो आदित्य, लेकिन शायद तुम में थोड़ी मर्दानगी की कमी है। यह सुनकर आदित्य का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से काव्या को धन्यवाद कहा और अपनी बाइक लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। हॉस्टल पहुंचने के बाद आदित्य का दिमाग उसी रात की घटनाओं में उलझ गया। काव्या की आखिरी बात, शायद तुम में मर्दानगी की कमी है, ये जो सेंटेंस है उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। वह उस रात को भूल नहीं पा रहा था। काव्या की मेहमानबाजी, उसकी खूबसूरती और उसका अजीब सा व्यवहार उसे परेशान करने लगा था। उसका मन मेडिकल की पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह बार बार काव्या के बारे में सोचता और उसे गलत समझने की कोशिश करता। वह मुझसे क्या चाहती थी, यह सवाल उसे पागल किए जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब वह अपने गांव से कॉलेज लौट रहा था, उसने फिर से उसी घर के सामने अपनी बाइक धीमी की। उसने काव्या को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। कई बार ऐसा हुआ, वह उस घर के सामने से गुजरता, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता कि दरवाजा खटखटाए। 5 महीने बाद एक दिन आदित्य अपने गांव से लौट रहा था। उसने देखा कि काव्या अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। उसने तुरंत अपनी बाइक रोकी। काव्या ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराई। अरे आदित्य, तुम कैसे हो? उसने पूछा। आदित्य ने उससे बात करना शुरू की और उस रात का जिक्र किया। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मैं उसे भूल नहीं पाया, काव्या ने हंसते हुए कहा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बातों बातों में आदित्य ने उसका फोन नंबर मांगा और काव्या ने बिना हिचक के अपना फोन नंबर दे दिया। हॉस्टल पहुंचने के बाद
आदित्य ने काव्या को फोन किया। दोनों में बातचीत शुरू हुई। पहले तो बातें सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे आदित्य का जुनून बढ़ने लगा। काव्या की वह बात, तुम में मर्दानगी की कमी है, उसे बार बार सताने लगी। वह फोन पर काव्या से कहने लगा, मुझे एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं नामर्द नहीं हूं। काव्या पहले तो हंसकर टाल देती, लेकिन आदित्य की जिद बढ़ती गई। काव्या को अब आदित्य की कॉल से परेशानी होने लगी थी। उसे डर था कि उसके पति, जो कुछ ही दिनों में घर आने वाले थे, उनको इसके बारे में पता चल सकता है। वह नहीं चाहती थी कि उसका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़े, लेकिन आदित्य की जिद और बार बार कॉल्स ने उसे एक खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन आदित्य ने फिर फोन किया और मर्दानगी साबित करने की बात कही। काव्या ने हामी भर दी। ठीक है, आज शाम मेरे घर पे आ जाओ, देखते हैं तुम में कितना दम है, उसने कहा। आदित्य खुशी से पागल हो गए। शाम को आदित्य काव्या के घर पहुंचा। उसने बाइक छिपा कर रखी और अंदर दाखिल हुआ। काव्या ने उसे अंदर बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी और काव्या ने हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। उसने आदित्य को सोफे पर बैठाया और उसके करीब आकर बैठ गई। तुम सचमुच इतने शर्मीले हो, उसने हंसते हुए कहा। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आज रात सिर्फ तुम और मैं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। काव्या ने आदित्य को गले लगाया और कुछ पल के लिए आदित्य अपने सपनों की दुनिया में खो गया। उसने काव्या को चूमा और काव्या ने भी उसका साथ दिया। काव्या और आदित्य जब कई मिनटों तक लिप लॉक किए, तो आदित्य काव्या की जवान बदन की मनमोहक खुशबू से सराबोर हो गया। वह अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। फिर उसने सोचा, थोड़ा धैर्य रखना सही रहेगा। अभी तो सारी रात पड़ी है। रोमांस करने के लिए ऐसे भी आज मैं अपनी मर्दानगी सिद्ध करने आया हूं, जो करके ही जाऊंगा। लेकिन उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि यह रोमांस सिर्फ एक धोखा है और यह उसकी जिंदगी में रोमांस शुरू होने से पहले सब कुछ खत्म कर देगा। काव्या ने कहा, पहले खाना खा लो, फिर जो चाहो कर लेना। उसने चिकन और चावल परोसा। आदित्य ने खाना शुरू किया और काव्या से साथ में खाने को कहा। काव्या ने मना किया, मैं पहले ही खा चुकी हूं। खाना खाने के बाद आदित्य बेड पर लेट गया। उसे काव्या के साथ बिताए रोमांटिक पलों की मिठास अभी भी महसूस हो रही थी। काव्या के बदन पर छिड़की हुई इत्र की खुशबू उसे पागल बनाए जा रही थी, लेकिन यह उसके सपने धरे के धरे रह गए। भोजन के कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखें भारी हुई और वह बेहोश हो गया। काव्या ने चिकन में स्लो पॉइजन मिला चुका था। कुछ घंटों बाद आदित्य की सांसें थम गई। काव्या ने उसकी लाश को कंबल में लपेटा, अपनी स्कूटी के पीछे बांधा और जयपुर के बाहरी इलाके की एक नदी के पास ले गई। उसने लाश को पुल से नीचे फेंक दिया और घर लौट आई। संजोग से उसके अगले ही दिन कैप्टन राघव घर लौट आया। उसने घर के बाहर आदित्य की बाइक देखी और काव्या से इसके बारे में पूछा। काव्या ने पहले तो बहाना बनाया, यह बाइक उसके मायके के किसी रिश्तेदार की है। लेकिन जब कई दिन बीत गए और बाइक को कोई लेने नहीं आया, तो राघव को शक हुआ। उसने काव्या पर दबाव डाला और आखिरकार काव्या ने सारी सच्चाई बयां कर दी। इसी बीच आदित्य की गांव और कॉलेज में उसकी गुमशुदगी की खबर फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू की और काव्या के घर तक पहुंच गई। पूछताछ में काव्या टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने नदी से आदित्य की लाश बरामद की और काव्या को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सुनवाई के बाद काव्या को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में की गई छोटी छोटी गलतियां कभी कभी इतनी भारी पड़ सकती है कि उसकी सजा पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। आदित्य की जिद और काव्या का गलत फैसला दोनों ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। हमें हमेशा
अपने फैसलों पर सोच विचार करना चाहिए और सही गलत का फर्क समझना चाहिए। जो लड़की थोड़ी सी जवान हो गई, उन्हें बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें किसी गैर मर्दों को अपने घर में रुकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी अनजान के साथ हंसकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक हंसी को कोई प्यार समझ सकता है और बाद में ये एक तरफा प्यार मौत का कारण बनता है और फिर एक साथ कई घर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता बनी रहे और फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा ना हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही रोचक और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।